हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग परमाणु पढ़ रहे हैं या फिर कह सकते हैं परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे परीक्षा में न्यूमेरिकल डेरिवेशन हर बार पूछे जाते। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में परमाणु के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बोहर की परिकल्पनाएं, जिसको हम सब लोग बोर-बरी का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आप सब लोगों ने पढ़ा भी था और थोड़ी सी इसकी जानकारी क्लास 9th की साइंस में केमिस्ट्री में आप लोगों को दी गई होगी। ठीक है। होता क्या है, तो सबसे पहले परमाणु की खोज हुई, परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद हुई प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, फिर नाभिक की खोज अल्फा प्रकीर्णन द्वारा की गई थी। ठीक है। और फिर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल तो बताया, परमाणु मॉडल तो प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ चीजों के बारे में नहीं बता पाए। तो उसके बारे में बोहर ने चीजों के बारे में हमें ज्ञात कराया कि कैसे परमाणु स्थायित्व में बना रहता है, यानी परमाणु नष्ट नहीं होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को इन्होंने आगे बढ़ाया, उनके जो भी असफलताएं थी उनके बारे में इन्होंने बताया और जो जो चीजें बताई उसी का अध्ययन हम सब लोग बोहर के परमाणु मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो दरअसल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आया। ठीक है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल किस प्रकार बताया, तो बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में 3 परिकल्पनाएं दी, जिन्हें बोहर की परिकल्पना या बोहर परिकल्पनाएं कहते हैं। 3 परिकल्पनाएं दी थी, जिसमें से सबसे पहला है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिसको हम सब लोग एल से भी लिखते हैं, जे से भी लिखते हैं। कोणीय संवेग का फार्मूला होता है mvr। ये NH/2π के बराबर होता है या H/2π के गुणज में होता है। H/2π जो होता है वो N के गुणज में होता है या फिर mvr NH/2π के बराबर होता है। तो हम इक्वल रख करके लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो mvr होता है यानी कोणीय संवेग, वो H/2π के कौन से गुणज में होता है, n गुणज में होता है। चाहे आप गुणज लिख दें, चाहे n का प्रयोग कर सकते हैं, n नेचुरल नंबर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं, बोहर कक्षाएं या स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है यानी एल या जी, जिसको हम mvr कहते हैं। m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, r होता है नाभिक से उसकी दूरी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भैया, जिसको हम त्रिज्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन की बात हम सब लोग करते हैं। ठीक है। तो mvr ये हो गया हमारा क्या, कोणीय संवेग, ये NH/2π के इक्वल होता है। ये चीज याद रखें। ठीक। n क्या होता है, कक्षाओं की संख्या, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। पहली कक्षा होगी तो n का मान 1, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 होता है। और h हम सब लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, प्लांक नियतांक होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, या जूल प्रति आर्ज भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर आगे स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा किन्हें कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है NH/2π के इक्वल होता है। ठीक है। तो स्थायी कक्षा में घूमते समय, ये बात समझना, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ये सबसे मेन बात है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π के इक्वल होता है, और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे तो ये ऊर्जा की हानि ही नहीं करते, और यही चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, और साथ ही साथ
ये वहां पर ऊर्जा की भी हानि नहीं करते। और अगर ऊर्जा नहीं खत्म होगी तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा नहीं और परमाणु नष्ट नहीं होगा, और जिससे ब्रह्मांड में सभी पदार्थ बने रहेंगे वैसे का वैसे। ठीक है, यही होता है। ठीक है, थर्ड क्या था? थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी का प्रयोग करके हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाकर, भाई हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा तीन तरीकों से दे सकते हैं। पहला गर्म करके, दूसरा सूर्य का प्रकाश डाल करके, तीसरा विद्युत क्षेत्र आरोपित करके, यानी ऊपर प्लस प्लेट नीचे ऋणात्मक वाली प्लेट, इन दोनों के बीच में हम धातु को रख देंगे, भाई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी, विद्युत ऊर्जा। समझिए बात। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाकर अपनी मूल अवस्था को, अब मूल अवस्था क्या होती है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां पर रहता है वो उसकी मूल अवस्था होती है। आप जहां पर होते हैं वो मूल अवस्था होती है, और ऊर्जा पा करके आप जहां पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं वो होती है उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित कक्षा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां पर वो रहता है वो उसकी मूल अवस्था कहलाती है, या मूल अवस्था या उसकी प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। ठीक है भैया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाकर अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है, यानी ऊर्जा पा करके जहां पर है वो मूल अवस्था, ऊर्जा जब मिल पा करके वो जहां जाएगा वो होती उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब एकदम से बाहर निकल जाता है परमाणु के तो वो बात अलग होती है। ठीक है, जब परमाणु के अंदर ही रहता तब की बात है। यानी हम कह सकते हैं निम्न कक्षा से उच्च कक्षा, ये भी कह सकते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा, सेम वही चीज, कोई अलग नहीं। ठीक है, और यहाँ 10⁻⁻8 सेकंड ठहर कर तुरंत वापस लौट आता है। अब बात ये समझिए, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊर्जा हमने इलेक्ट्रॉन को दी किसी तरीके से, पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? वो दूसरी कक्षा में जा सकता है, वो तीसरी कक्षा में जा सकता है, वो चौथी कक्षा में जा सकता है। अब भाई जो ऊर्जा के हिसाब से वो जाएगा, क्योंकि हर एक कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होगी। ये डेरिवेशन भी हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हर एक कक्षा के लिए त्रिज्या अलग, वेग अलग और ऊर्जा भी अलग। हर एक कक्षा के लिए अपनी अपनी ऊर्जा होती है, ये चीज हम पढ़ेंगे। हर एक कक्षाओं के लिए जो ऊर्जा होती है वो हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस की भी होती है। अब इलेक्ट्रॉन कर्जदार होता है, वो कर्जा जैसे पूरा होगा इलेक्ट्रॉन वहां से चला आता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्थायी होते, एक जगह पर रुके होते, वो बाहर नहीं आते। ठीक, जैसे ही उन्हें ऊर्जा मिलेगी वो बाहर आएंगे। जैसे ही आप लोगों ने लोहे को गर्म किया तो लोहा पिघलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन लोग नाभिक सब बाहर भागने लगते हैं। ठीक है, सभी लोग स्थायी होते हैं। स्थायी कब होते हैं? जब ऊर्जा होती है उनकी माइनस। भाई अगर कर्जा ले लेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन रुपए अगर ज्यादा है तो बाहर जाओगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा होती है माइनस, इसीलिए वो स्थायी होते हैं, एक जगह रुके होते हैं। ठीक, जैसे ही उनको ऊर्जा मिलती है वो भी भागते हैं। सेम यही पर है, यहाँ पर हो रहा है। तो अगर पहली कक्षा से हमने मान लिया तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में गया, तो ये तीसरी कक्षा में कितनी देर रुकेगा? 10⁻⁻8 सेकंड, क्योंकि ये स्थायी होने के लिए जाता है। वहां पर भी देखता है ये स्थायी रहता ही नहीं है। ठीक, अष्टक पूरा मेन बात होती है सभी का सभी चीजें अष्टक से, ऑक्टेट रूट, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक, तो 10⁻⁻8 सेकंड ठहर कर तुरंत वापस लौट आता है, यानी यहाँ से यहाँ पर गया, फिर इसके बाद वापस लौट आएगा। और वापस जब लौटेगा तो जितनी ऊर्जा ली है भाई वो वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें उन्हीं लोग भाई हर एक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग है। इस कक्षा में ऊर्जा अलग, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका -1.85 होता है। ये ऐसे ही होते हैं, 0.85 होता है अगले का। तो ये फार्मूला है, आगे पढ़ेंगे डेरिवेशन में। तो यहाँ सबसे कमजोर ऊर्जा, यहाँ ज्यादा सबसे बड़े कर्जदार लोग हैं, यहाँ कम कर्जदार, यहाँ और कम, यहाँ और कम। ठीक है, सेम यही चीज है। तो वापस लौटते समय दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर को
जैसे वापस लौटा, पहली कक्षा से जब तीसरी कक्षा में गया, तीसरी कक्षा से फिर से वापस लौटेगा, कितनी देर बाद, 10 की घात -8 सेकंड बाद वापस लौटेगा। तो जो ऊर्जा का अंतर है इस तीसरी कक्षा और इस पहली कक्षा में, जो भी ऊर्जा का अंतर है वो वापस देगा। किसके रूप में देगा भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देगा। किसके रूप में देगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देगा। ठीक, एक रेडिएशन होती है। ठीक, इसमें पराबैंगनी आती है, अवरक्त आती है, रेडियो तरंगे आती हैं, दृश्य प्रकाश आता है, ये सभी चीजें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो इस कक्षा की ऊर्जा क्या है? हमने मान लिया En1 है और इसकी ऊर्जा क्या है? En2। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके N1 से कहा चला गया? N2 में। और फिर जब वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा, दोनों कक्षाओं में जो भी ऊर्जा का अंतर है वो वापस दे देगा। अब बाई चांस ये पहली कक्षा में भी आ सकता है और ये दूसरी कक्षा में भी आ सकता भैया, दूसरी कक्षा में भी तो आ सकता है। और जो भी ऊर्जा का अंतर होगा, दोनों कक्षाओं में जो भी ऊर्जा का अंतर होगा उसको विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में देगा। अर्थात हम कह सकते हैं E बराबर डेल्टा E बराबर कहां से आया भैया? N2 से। कहां को आया? N1। ये हो गया। और ये किसके रूप में ऊर्जा देता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। हो गया ये फार्मूला। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 यानी कि दूसरी कक्षा से कौन सी कक्षा में वापस आया? पहली कक्षा में। ठीक, दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है उसको वापस, यानी डेल्टा ई वो वापस कर देगा। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसकी ऊर्जा होती है h न्यू। किसी भी तरंग की, क्वांटम सिद्धांत पढ़े हो ना, किसी भी तरंग की ऊर्जा क्या होती है? h न्यू। न्यू क्या होती है? जो तरंग की आवृत्ति, जो तरंग हमको मिली है वो कैसी है, उसकी आवृत्ति क्या है, ये उसके बारे में पता। तो ये चीज, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में, जब हम सब लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, रेडबर्ग नियतांक की बात करेंगे। बस इतना ही था थर्ड वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन सदृश यानी हाइड्रोजन जैसे परमाणु के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हम सब लोग सबसे पहली चीज त्रिज्या, और साथ ही साथ वेग, और साथ ही साथ ऊर्जा, ये तीन चीजों का डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बोहर ने क्या बताया, क्या क्या चीजें बताई, वो चीज हमको पढ़ना है। हाइड्रोजन जैसे परमाणु या मतलब जिनके पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी इनकी सफलता क्या है? तो ये इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में समझाया, परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया। ठीक है, क्यों ऊर्जा की हानि नहीं करता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा इन्होंने क्या बताया, और दूसरा यही बताया कि ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हमको वापस ऊर्जा दे देता है, जो लेता है। ठीक है, और असफलताएं इन्होंने क्या बताई? इन्होंने केवल और केवल ये जो परमाणु मॉडल है ये केवल और केवल उन्हीं पर अप्लाई किया जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एकल इलेक्ट्रॉन वाले, जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर ही ये सिद्धांत लागू होता है। अब जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागी, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तब एक बचेगा। जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो भाई त्यागने में ऊर्जा की हानि होती ना, वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो सभी परमाणु के लिए ये नहीं लागू होगा, कुछ गिने चुने परमाणु होते हैं उन्हीं के लिए ये अप्लाई होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये थी असफलता। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, डेरिवेशन है, आप सब लोग उसको जरूर देखिए। और ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।